अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ज़बीना फ़याज़ एक बार फिर आपके साथ मैं शुरू कर रही हूँ माह मलिका बाय मरियम मुज़फ़्फ़र पार्ट 7। बाब खादिम। पसराल नाइल को पार करते मेन कायरा शहर में वापस आते हैं, जहाँ रिहायशी इमारत के साथ साथ हमारी कहानी के हीरो फ़ातिर अबुल इस्लाम साहब का भी घर मौजूद है। उसने मुझ पर केस कर दिया तो मैं चुप करके बैठा रहूं। कॉफ़ी फेंटने की आवाज़ ऊपर वाले पोर्शन में गूंजकर उसके कान में लगे आले से होते हुए दूसरी तरफ जा रही थी। तो मेरे दोस्त, तुम्हें कौन कह रहा है चुप करके बैठो। दूसरी तरफ से कॉफ़ी का घूंट भरा गया। तुम बोलना शौक से बोलना, मगर अजीज़ बिन खुल्द के घर जाकर। कैफ़े में बैठा ज़ुबैर प्यार से अपने दोस्त को समझाने की कोशिश में था, लेकिन वो फ़ातिर इस्लाम ही क्या जो सुन ले। क्या? कॉफ़ी का मग ज़ोर से किचन शेल्फ पर मारा। ज़ुबैर के एयरपोर्ट में आवाज़ सुनाई दी। उसने बमुश्किल आला कान से हटाया। अब मैं इस फालतू इंसान के पास जाऊँ, वो भी उसके घर? कप उठाते अब पहले से भी ज़्यादा ज़ोर से फेंटना शुरू किया। फ़ातिर इस्लाम इस वक्त अपने रोज़ के ढीले ढाले से हुलिया लेकिन सलीके से बनाए गए बालों के साथ किचन में आगे पीछे टहल रहा था। देख, ज़ुबैर ने मुदाफ़ियाना अंदाज में हाथ उठाए। मैंने नहीं देखना कुछ। ज़ुबैर की बात ज़ोर से काटी। फैसला अटल है, दुनिया इधर से उधर हो जाए, फ़ातिर इस्लाम उससे मिलने नहीं जाएगा। हाथ उठा को वो अपनी बात पर जोर दे रहा था। हाथ उठा कर वो अपनी बात पर जोर दे रहा था। इसका मतलब अगर दुनिया इधर ही रहेगी तो चलेगा मिलने। ज़ुबैर का मुस्कुराता चेहरा वो मीलों दूर बैठे भी आंखों के सामने देख सकता था। बकवास ना कर। उसके चिढ़ने पर ज़ुबैर हल्का सा हंसा। फ़ातिर अपनी ब्लैक कॉफ़ी में उबला हुआ पानी डालने लगा। देख भाई, सर ने अजीज़ बिन खुल्द से बात कर ली है, तो उन्हें बस मिलने जाना है। हम कुछ इधर उधर की बातें करेंगे, कुछ तुम माफ़ी मांगना, कुछ वो। माफ़ी? कॉफ़ी का पहला घूंट फव्वारे की तरह निकला। उसके चीखने पर ज़ुबैर को कानों से खून रिसता हुआ महसूस हुआ। एक तो ये आदमी बात बात पर चीखता था और ऊपर से उसकी आवाज़ में गड़गड़ाहट भी इतनी थी कान के पर्दे हिल जाए। आहिस्ता बोल मेरे दोस्त, दरख्वास्त की गई जिसे सिरे से ही इग्नोर किया। मैं फ़ातिर इस्लाम अब उससे माफ़ी मांगूंगा। अपने टेरिस पर खड़े वो दूर से नायल का दरिया देख रहा था। गालिबन मैं भी आधे घंटे से यही कर रहा हूँ कि आप फ़ातिर इस्लाम आप ही माफ़ी मांगेंगे। फ़ातिर का दोस्त था, तंज करने से पीछे कैसे रहता। मैं कोई 5 साल का बच्चा हूँ जिसे तुम दोस्ती में बरकत है का पहला हिफ्ज़ करवा रहे हो। मैं 31 साल का अच्छा खासा अक्ल रखने वाला बहुत ज़्यादा। ज़ुबैर ने आंखें घुमाई। नौजवान हूँ, मुझे अच्छे से मालूम है मेरे लिए क्या बेहतर है और क्या नहीं। वो अगर आहिस्ता भी बोल रहा हो तो यूँ लग रहा था लड़ रहा है। नीचे खड़े अपनी गाड़ी धोते उसके हमसाई ने भी फ़ातिर के शोर शराबे से तंग आकर ऊंची आवाज़ में उसे आहिस्ता बोलने का कहा, लेकिन वो सुनता कहाँ है किसी की। मेरी ये मजाल में तुम्हें कुछ सिखाओ, बस हमें गलती से तुम्हारी फ़िक्र हो रही है। उसने केस किया है तुम पर, समझते हो ना केस। हाँ हाँ मालूम है। नागाबाई से सर झटका। कड़वी कसीली कॉफ़ी का घूंट भरते रैकिंग के साथ टेक लगाई। आज मौसम काफ़ी खुशगवार था। वक्तन फ़वक्तन चलती नमी हवाएं और बादलों की ओट में छुपा सूरज बहुत भला मालूम हो रहा था। वो तुम्हें अंदर करवाने की सलाहियत रखते हैं फ़ातिर अबुल इस्लाम। वो जब ज़हूर अंकल को अगवा करवा सकते हैं तो तुम किस खेत की मूली हो। फ़ातिर ने एक लंबा सा घूंट भरा था। तुम मुझे डर कर जीने का कह रहे हो? नहीं, मैं तुम्हें संभल कर जीने का कह रहा हूँ। डैडी कहते थे मर्द वही है जो रिस्क लेकर जीता हो, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे औरतों से जितनी खार है मैं बतौर मर्द ही ठीक हूँ। मुस्कुराकर तंज किया। दूसरी तरफ बैठा ज़ुबैर ऊपर से नीचे तक सुलग गया। इतना ढीठ इंसान ही है ये। फ़ातिर, कभी तो सीधी तरह से सुन लिया करो। तुम्हारी क्रेडिबिलिटी और जान दोनों खतरे में है। तुम फारिया मत बनो, पहले ही वो जहर लगती है मुझे। आसमान पर से एक बगलों का गौल उड़ता हुआ टेरिस के फर्श को छूकर गुजरा। कड़वे करीले जैसा फ़ातिर भी कुदरत का हुस्न देखकर मुस्कुराने लगा। वो भी तुम्हारी फिक्र ही करती है। उसने दफ़ा करना चाहा। फिक्र तो बस उससे अपनी जायदाद के हिस्से की है। नहवा से सर गर्दन हिलाई। ऐसी भी अब कोई नहीं। बोलते बोलते ज़ुबैर की आवाज़ अचानक किसी फव्वारे की आवाज़ से तब्दील हुई। फ़ातिर ने बेइख्तियार कान से एयरपोर्ट निकाला।
ये उसे क्या हुआ? कुछ सेकंड्स बाद दोबारा कान में आला लगाते उसने दूसरी तरफ की आवाज़ों पर गौर किया। पीछे शोर सा था, फिर अचानक खामोशी छा गई। फिर किसी लड़की की आवाज़ आई है। फिर से सुकूत छा गया। ज़ुबैर, ज़ुबैर, उसने आवाज़ें देना शुरू की। ज़ुबैर, मैं तुम्हें थोड़ी देर बाद कॉल करता हूँ, अचानक से कहा और आवाज़ें देता रह गया। वो आवाज़ें देता रह गया मगर तब तक कॉल कट चुकी थी। फातिर ने सदमे से अपने एयरपोर्ट को देखा। उसने मेरी कॉल काट दी। अंबर आंखों में उमड़ी हैरत ज़ुबैर की इस हड़बड़ाहट को अपनी बेइज्जती समझ रही थी। गुस्से से अपने एयरपोर्ट को अपनी मुट्ठी में कैद किया। जहन्नम में जाए, ऊंची आवाज़ में नारा लगाया। वो कॉफ़ी का आखिरी घूंट भरते टेरिस पर से गायब हो गया। उसके जाने के बाद नीचे खड़े उसके हमसाये ने सर उठाकर उसका गला बंद होने की ढेर सारी दुआएं की, लेकिन उस पर किसी का असर कहाँ होता है। बाबे मलिका, वो उस आग से ही तो बनी है, जलकर अमर भी खुद को कहलवाती है। ये काहिरा का एक निजी इलाका था। टूटे मकान, सीलीन ज़दा दीवारें, जहाँ इंसान से ज़्यादा काट कबार था। कूड़ादान के बाहर मौजूद गंद का ढेर। कोने में वाक़या जामनी और नीली रोशनियों से सजे उस मोटल की तरफ बढ़ते हैं जिसकी सबसे ऊपरी मंजिल की खिड़की खुली थी। वो गोशा सुनसान सा था जब कैच शीशे की बोतल में मौजूद फालसे का शरबत ज़ेबा के हाथों में उछलते हुए गिरते गिरते बचा। बेड पर आकर ढेर होती अपनी दोस्त को घूरी से नवाजते उसने बोतल का ढक्कन खोला। ये ज़ेबा का अपार्टमेंट था। छोटा सा कमरा जिसके एक तरफ थोड़े से खाने में किचन था और बेड की दूसरी तरफ बाथरूम का बंद दरवाज़ा। कमरे में अंधेरा था। लोड शेडिंग की इनायत। खिड़की से थोड़े ही दूर एक कदामत स्ट्रिंग लाइट लगी बेहद चमक रही थी। इसी ही की तो नारंगी रोशनी थी जो खिड़की के ज़रिए अंदर आ रही थी। तो तुम्हारी मंगनी एहसान के वालिद ने करवाई है। ज़ेबा बेड के साथ नीचे टेक लगाकर बैठी जूस पी रही थी। बेड पर चित लेटे अलमीरा की मुस्कुराती नज़रें बाहर लगी स्ट्रीट लाइट पर टिकी थी। मच्छर दोनों के सरों पर अपनी ग्रैंड परफॉर्मेंस दे रहे थे। हुआ तो कुछ यूं ही था। ज़ेबा के बुझे अंदाज में रत्ती बराबर भी फ़र्क न आया। तो क्या तुम वाकई ही एहसान से शादी कर लोगी? जब से ज़ेबा अपने काम से वापस आई थी ये सवाल वो 485 मरतबा अलमीरा से पूछ चुकी थी और हर बार की तरह अलमीरा उसे एक ही जवाब देती थी, अगर तुम्हारे पास मेरे लिए कोई बेहतर रिश्ता है तो वो दिखा दो। और बेहतर से मुराद अमीर और दौलतमंद था। ज़ेबा का खुलता मुंह फौरन बंद हो गया। अलमीरा ने गर्दन ढलकाई हुई थी। गहरे सब्ज रंग की खिड़की पूरी तरह रोशन थी। अगर फ़र्ज़ कर लो कोई और नहीं मिलता तो? ज़ेबा नीम रुख पर मुड़ी। तो क्या तुम एहसान बिन नौफिल से ही शादी करोगी? कमरे में मच्छरों के साथ अब दिगर कीड़े मकोड़ों की भी आवाज़ें आने लगी। उन्हीं आवाज़ों में एक जानदार कहकहा का इजाफा हुआ। हंसते हुए अलमीरा कोने के बल ज़ेबा की तरफ मुड़ी। तुम्हें लगता है एहसान बिन नौफिल जैसा मर्द मुझसे शादी करेगा? लेट अलोन शादी भी करेगा? ज़ेबा ने दानिस्ता जवाब नहीं दिया। वो इस वक्त अपनी दोस्त की थ्योरी सुनना चाहती थी। अलमीरा वापस उसी पोजीशन में आई मगर अब वो बंद पंखे को देख रही थी। चौड़ी सफ़ेद पेशानी पर पसीने के नए कतरे थे। मेरे अंदाजे के मुताबिक वो ठीक 1 हफ्ते बाद मुझे कॉल करेगा और किसी ऐसी जगह बुलाएगा जहां मैं इस रिश्ते से बिल्कुल इनकार ना कर सकूं। ज़ेबा को कुनखियों से देखा और आँख दबाते मुस्कुराई। ज़ेबा को कुनखियों से देखा और आँख दबाते हुए मुस्कुराई। फ़िलहाल के लिए तो उसने मुझे ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया होगा और अगर नहीं भी डाला तो यकीनन वो मेरी कॉल नहीं उठाएगा। बाजुओं का तकिया बनाते सर के नीचे रखा। तुम एक दफ़ा करो तो सही कॉल। ज़ेबा इल्तिजा करते घुटनों के बल बेड के करीब खड़ी हुई। क्यों भई? अलमीरा की आंखें बंद थीं। कंफर्म करो ना उससे कि वो तुमसे ही शादी करेगा या नहीं। अलमीरा ने बेइख्तियार आंखें खोली। कुछ सेकंड्स ज़ेबा को देखा और फिर झटके से उठकर बैठी। हंगामी अमल पर ज़ेबा हड़बड़ा गई। कुछ बदले लगते हैं हालात दिल, सनम की याद क्या इस कदर तड़पाती है। अलमीरा के लहकर उर्दू में बोले जाने वाले शेर पर ज़ेबा ने नासमझी से उसे देखा। शायरा का सारा मूड ख़राब हो गया।
एक तो तुम्हें उर्दू भी नहीं आती। खैर, दोबारा से अरबी। कॉल करने पर इतना ज़ोर क्यों दे रही हो? क्यों, कहीं तुम एहसान को पसंद तो नहीं करती? आंखें मटकाते वो मुस्कुरा रही थी। ज़ेबा की गालें अचानक लाल हुई, शर्म से नहीं गुस्से से। शर्म करो, मैं तुम्हारे लिए कह रही हूँ। अलमीरा ने आंखें घुमाई, वो साइड टेबल पर रखा फ़ोन उठाया, कॉन्टेक्ट लिस्ट खोली और मजनू के नंबर को दबाया। ये सब वो ज़ेबा के कहने पर नहीं, अपनी अक्लमंदी साबित करने के लिए अंजाम दे रही थी। बेल जा रही थी मगर कोई उठा नहीं रहा था। स्पीकर पर रखे फ़ोन पर ज़ेबा की परेशानी और अलमीरा की जताती नज़रें थी। आपका मतलूबा नंबर फ़िलहाल बंद है। बराए मेहरबानी। ऑपरेटर लड़की की बात मुकम्मल होने से पहले ही हेज़ल आंखों वाली लड़की कॉल काट चुकी थी। बेड पर दोबारा कमर के बल लेटे उसने गर्दन पीछे की और खिड़की से बाहर देखने लगी। ज़ेबा मायूस होते दोबारा नीचे बेड के साथ बैठ गई। फालसे का शरबत आधा पिया हाथ में थाम रखा था। वो खोई हुई थी और अलमीरा वो ख्याली पुलाव बनाने में मशगूल थी। हवा से हल्की सी खिड़की के पट हिले। लम्हों का खेल था। अलमीरा की आंखों पर रोशनी थी। वो सब्ज रंग अब भूरा सोने जैसे लगा और पट दोबारा जगह पे आ गए। गहरी सांस अंदर खींचते उसने फिजा में खारिज की। आखिरकार ज़ेबू, ज़्यादा प्यार आ रहा था उस वक्त। तुम्हारी दोस्त को या किसी रियासत की मलिका बनने की अब ज़रूरत नहीं। अब पैसा होगा, दौलत होगी और मैं अय्याशी करूँगी। तुम आग से खेल रही हो अलमीरा, और आग से खेलने वाले हमेशा जलते हैं। ज़ेबा की पस्त लहजे के पीछे छिपी फिक्र अलमीरा की दौलतशनास नज़रें कहाँ देख सकती थी। बगैर उसकी बात का असर लिए पंखे को देखती लड़की ने कहा, मेरे अब्बा कहते थे। वो रुकी, फिर सोचा, नहीं, वो बात कर सकती है अपने बाप के बारे में। मेरे अब्बा कहते थे, रिस्क लेकर जीने वाला ही तो असल इंसान है। और वैसे भी, आंखें ज़ेबा की तरफ मोड़ी, आग से खेलने वाले आग से बने होते हैं। अलमीरा की आंखों में लालच छुपाए ना छुपती थी। ज़ेबा को भी उस पर तरस न खा ज़ेबा चाह कर भी उस पर तरस न खा सकी। वो औरत बिल्कुल पागल थी। ये लाइट कब तक आएगी? हाथ से खुद को हवा देने लगी। मुझे क्या पता। दोस्त ने अपने गर्म हुए शरबत का घूंट भरा। एक दफ़ा पैसा आने दो मेरे पास, कभी लोड शेडिंग नहीं देखूंगी। इन दोनों की आवाज़ दबती दबती आहिस्ता होती गई, यहाँ तक कि हम ऊपरी मंजिल को पीछे छोड़ते इमारत की आखिरी मंजिल तक पहुँच गए। सुनसान गोशा, गंद के ढेर, एक और खुली खिड़की। पस मंज़र में दो लड़कियों की आवाज़ बहुत ज़ोर से आ रही थी। क्या इस कमरे में भी कोई मौजूद था? स्ट्रीट लैम्प से निकलती रोशनी के मुख्तसर से हिस्से की रसाई उस कमरे तक भी थी। मुकम्मल सुकूत, जिससे झिंगर और न जाने कौन कौन से कीड़े मकोड़ों की आवाज़ थी। आहिस्ता से धुआं का एक मरगुला उड़ता हुआ बाहर आया, फिजा में बुलंद हुआ और फिर आंखों के सामने वो उस साफ हवा का हिस्सा बन गया। खिड़की से अंदर झांको तो एक छोटे से कमरा नजर आएगा, जहां एक तरफ लगा सिंगल बेड था। उससे थोड़ी ही दूर छोटा सा वॉश बेसन और कमरे के बीचों बीच अधखुला सूटकेस, जिसके अंदर कम और आसपास कपड़े ज़्यादा बिखरे थे। कमरे में खामोशी थी। बाहर से आती रोशनी सिर्फ खिड़की तक महदूद थी। यूँ लगता था जैसे अंदर कोई नहीं, लेकिन फिर वो उड़ता हुआ धुआं। दोबारा एक आहिस्ते से मरगुला बुलंद हुआ, सफ़ेद सुरमई सा बादल, और अगर उसका ताक़ुब करो तो तुम्हें खिड़की से थोड़ा नीचे होकर झांकना पड़ेगा। एक दुबला पतला बगैर बालों वाला मर्द कमरे के कोने में बैठा मुंह से धुआं निकाल रहा था। उसकी आंखें बंद थी, यूँ जैसे वो मदहोश हो। मुंह से निकलता धुआं उसे सुकून बख्श रहा हो। वो किसी और ही दुनिया में खोया हुआ था, ऐसी दुनिया जहाँ सुकून और खामोशी, राहत और कोई गम न था। दबीर अलसाजार ने सिगरेट दोबारा होठों से लगाया और धुआं नाक और मुंह के जरिए निकाला। वो आम सिगरेट का धुआं नहीं लगता था। दबीर अलसाजार जायंट पी रहा था चरस वाला सिगरेट। कमरे में छाई बदबू यूँ थी जैसे जलती हुई लकड़ी के ऊपर लीमू छिड़क दिया गया हो। कांपते हाथों से जॉइंट लबों से जुदा किया। भड़कते हुए शोले से सामने का हिस्सा ही नहीं, दबीर अलसाजार की जिंदगी से कुछ घंटे भी यूं ही घटा दिए। अंधेरी रात, नारंगी रोशनी और चमकता चांद एक और इंसान को खुद की जिंदगी बर्बाद करता देख रहा था। अब एक हफ्ते बाद
नया दिन, नई शुरुआत। अलेक्जेंड्रिया में मौजूद बहीरा रूम की सतह साफ, शफाफ, चमकते पानी से बुलंद थी। सूरज की किरणें पानी से टकराती तो यूं लगता लहरों के दरमियान मोती और हीरे तीर रहे हों। कुशादा साफ सुथरी सड़क, जिसकी एक तरफ समंदर था और समंदर के बिल्कुल कोने में बनी वो गोल झुकाव की शक्ल वाली सुरमई वसी सुरमई इमारत। इमारत के चारों तरफ एक खुला प्लाजा और पानी से लबरेज पूल था। 1 फुट ऊंचाई इस इमारत को शहर की करीबी यूनिवर्सिटी ऑफ एलेक्जेंड्रिया से जोड़ता था। ये अलेक्जेंड्रिया में वाक़ मिस्र की सबसे कदीम इमारतों में से एक थी। अलेक्जेंड्रिया की अजीम लाइब्रेरी, जिसे कदीम वक्तों में दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी होने का शर्फ हासिल था, आग लगकर तबाह होने के बाद उसे दोबारा तामीर किया गया और अब ये ब्लूथिका अलेक्जेंड्रिया के नाम से जानी जाती है, एक किताबों का जजीरा और सकाफती मरकज़। लाइब्रेरी के पार्किंग लॉट में गाड़ियों की तादाद काफ़ी कम थी। गालिबन लाइब्रेरी अभी ही खुली थी। सूरज की रोशनी से महफूज पार्किंग पर एक झज्जा सा बना था जो इमारत ही के साथ जुड़ा था। खामोश पार्किंग में नम हवा वक्तन फ़वक्तन चल रही थी। आहिस्ता आहिस्ता किसी के कदमों की आवाज़ आई। ऊंची हील्स में मोहताज सी ठक-ठक। आवाज़ का ताक़ुब करो तो वो दो गंदमी प्लेटफॉर्म हील्स पर जाकर ख़त्म हुई। आने वाला अब रुक चुका था। इमारत के पार्किंग लॉट में खड़े दाखिली दरवाजे को देखा। गंदमी रंग की फ्लेयर डिपेंट के साथ हल्के आसमानी रंग की बटन शर्ट, गले में हम वक्त डाला गया वही बदबूदार सतरंगी स्कार्फ और शर्ट के ऊपर पहना खुला सा गंदमी ब्लेजर। आने वाली तो जैसे अपनी जगह पर जम गई। चेहरे पर लगी भूरी सनग्लासेस धीरे से उतारी, नीचे मौजूद हेजल आंखें सोच से छोटी हुई। और यही तो खौफ था उसका। किताबें और एहसान ने उससे मिलने बुलाया भी कहाँ, जहाँ किताबों के अलावा और कुछ पाया नहीं जाता। जितना एहसान किताबों की दुनिया का आशिक था, अलमीरा उतना ही उनसे चिढ़ती थी। चेहरे पर घबराहट से ज़्यादा चिड़चिड़ापन वाज़ेह था। इतनी किताबों के बीच में वो बेहोश हो जाएगी। दोनों हाथों में चेहरा छुपाते उसने गहरा सांस लिया। तेनू खुदा पूछे एहसान बिन नौफिल, तुम्हें खुदा पूछे एहसान बिन नौफिल। 7 छतों वाली इस इमारत का फर्श लकड़ी से मज़ीन था। बेतहाशा ऊंची शीशे से बनी दीवार और दरमियान में मौजूद रीडिंग रूम्स। लाइब्रेरी में किताबों के अलावा कॉन्फ्रेंस हॉल्स, म्यूज़ियम, कैफ़ेज़ वगैरह भी थे। अपनी लाइब्रेरी की टिकट संभालते ये उसका एस्केलेटर पर चौथा चक्कर था। लैपटॉप पर ठक ठक टाइप करते लाइब्रेरियन उसके खौफनाक ख़यालात का चलता फिरता रूप थे। हवा में रची पुरानी किताबों की खुशबू उसके फेफड़ों को अंदर तक सुलगा रही थी। अजीब दुनिया है ये, उसे एहसान मिलकर ही नहीं दे रहा था। कोफ से अपनी टिकट को मुट्ठी में दबाते वो दोबारा से ऊपर वाले फ्लोर पर आई। लाइब्रेरी वाले इलाके के बस 2 ही फ्लोर थे और वो भी इस कदर कुशादा कि बंदा गुम हो जाए। घबराहट, उजलत, खौफ, ये 3 चीज़ें थी जिन्हें वो चाह कर भी इस वक्त काबू नहीं कर पा रही थी। मजबूत आसाब वाली अलमीरा इनायत मोहसिन बस चंद पन्नों से लिखे हुर्फ से खौफजदा थी। शेल्फ्स का नंबर देखते वो आगे बढ़ती गई, रुक रुक कर रीडिंग रूम्स का जायज़ा भी लेती गई। खुदा की कसम वो भी किसी के लिए इतना ख्वार नहीं हुई। 20वीं शेल्फ से मायूस लौटते वो आगे बढ़ी जब उसे अपना मतलूबा शख्स नज़र आया। वो लाइब्रेरी के दरमियान में सुर्ख और नीली चमकती जैकेट, जिसके पीठ पर बड़ा बड़ा एहसान लिखा था, बालों में लगाए चश्मों को सख्ती से उतार कर हाथ में पकड़ा एहसान उसकी तरफ पीट करके बैठा था। मगर यहाँ से भी वो इतना देख सकती थी। वो इस तरह भी हालत में अपनी उंगलियां मरोड़ रहा था। उसकी कैफियत देखकर अलमीरा को कमीनी सी खुशी हुई। वो अगर इतना ख्वार हुई है तो सब्र से तो वो भी नहीं बैठा। पीछे से आते उसने किताबों की शक्ल में बने मेज़ पर अपना बैग रखा और छोटा सा स्टूल खींचकर बिल्कुल उसके सामने बैठ गई।
हेलो फियांसे। अलमीरा की खनकती हंसी सुनकर सामने बैठा एहसान बिन नौफिल तेजी से आगे हुआ। ओए ओए ओए, हाथ मुदाफियाना अंदाज में उठाए। आराम से, इतनी याद आई थी तो हफ्ते बाद क्यों बुलाया है मुझे? यकीनन कोई अहम बात ही होगी। मुस्कुराते हुए हाथों को बाहम मिलाया और थोड़ी के नीचे टिका दिए। आंखों में शौखी समोए वो इस वक्त एहसान के गुस्से को हवा दे रही थी। छोटे बड़े छोटे भूरे बाल हमेशा की तरह किसी भी सिलवट से आज़ाद सीधे गर्दन की हड्डी तक आते थे। मेरी अंगूठी उतारो, अलमीरा की उंगली की तरफ इशारा करते उसने दबे अंदाज में कहा। लाइब्रेरी में वो ऊंचा बोल नहीं सकता था। अलमीरा ने नासमझी से अपने हाथ को देखा। ये जनाना अंगूठी है। मेरी अंगूठी उतारो अलमीरा। सुर्ख आंखें, पसीने से शराबूर पेशानी, भीजी हुई मुट्ठियाँ। अलमीरा की मुस्कुराहट वैसी ही होठों से चिपकी रही। वैसे काफ़ी अच्छी जगह चुनी है तुमने ग्रैंड ब्रेकअप के लिए। ड्रामाई अंदाज अपनाते इर्द गिर्द इशारा किया। मेरा सब्र मत आजमाओ झूठी मक्कार औरत। एल्फी से लगाई मुस्कुराहट वैसे ही रही। वो सब किया था जो तुम वो सब क्या था जो तुमने एक हफ्ते पहले किया था? तुमने जानबूझकर बब्बा को वहाँ बुलाया था ना? गुस्से से तेज तेज बोलना शुरू किया। तुम मुझसे शादी करना चाहती नहीं, फिर वो सब नाटक क्यों? ये एक अंगूठी पहन लेने से तुम मेरी मंगेतर नहीं बन जाती। एहसान की आवाज़ धीमी मगर लहजा काँप रहा था। खुद एतमादी के साथ बैठी अलमीरा पर जो रत्ती बराबर भी उसकी सरगोशियों का असर पड़ रहा हो। ना वो हिली, ना मुस्कुराहट जुदा हुई। यूँ लगता था वो मुस्कुराता हुआ कोई बुत है। ये अंगूठी बब्बा के कहने पर पहनाई है तुम्हें, वरना तुम इस काबिल हो कि तुम्हें बीवी बनाया जाए। अलमीरा का इत्मीनान एहसान के एतमाद और जोश को कम कर रहा था। चेहरा अलग बोल बोल कर गुलाबी हो चुका था। और एक ये औरत थी, जिन्नी या चुड़ैल। ये जगह काफ़ी बोरिंग है, उठो यहाँ से। रूफटॉप पर कैफ़े है ना, वहाँ चलते हैं। पर्स को कैफे कंधे पर डालती वो उठ खड़ी हुई। सामने बैठा मर्द सदमे से उसे देखने लगा। वो यहाँ उसकी किरदार कशी कर रहा था और सामने वाली को अपनी भूख की पड़ी थी। अलमीरा की नज़र उसकी फटी निगाहों और खुले मुंह पर पड़ी। वॉट, अब तुम्हारी पूरा हफ्ता लगाकर तैयारशुदा तकरीर में खाली पेट तो नहीं सुन सकती ना? किताबों की इस नाम निहाद आशिक को कौन बताए, ये तो बस एक बहाना था। असल वजह तो पुरसुकून माहौल और इल्म की दुनिया थी, जिससे अलमीरा को घुटन हो रही थी। एहसान की हैरानी गुस्से में बदली। मेरी अंगूठी दो, मंगनी तोड़ो, फिर जहाँ जाना चाहती हो चली जाना। उसकी सरगोशियाँ लाइब्रेरी में कम लोग होने की वजह से कदरे बुलंद थी। सुबह सुबह का वक्त था, इसीलिए वहाँ रश ना होने के बराबर था। करीब से चलता एक स्वेपर धूल उड़ाता आगे जाने लगा। आंखें घुमाती वो वापस उस स्टूल पर धब से बैठ गई। बब्बा को तुमने बुलाया था ना? मेज़ पर आगे हुआ। तुमने भी तो मुझे मिलवाना ही था ना? गालों के नीचे हाथ रखा। एहसान ने गुस्से से मेज़ पर हाथ मारा। अलमीरा टस से मस ना हुई। एक तो ये अरबों का गुस्सा। ये सब करने से पहले तुम मुझे बता नहीं सकती थी? कम से कम मैं ये अंगूठी घर रख कर आता, मंगनी ही ना होती। तुम्हें अंगूठी चले जाने का ज़्यादा दुख है या मुझसे मंगनी का? एकदम खामोशी। तेज तेज चलती ज़बान को ब्रेक लगी। हेजल आंखों वाली वैसे ही गाल हथेली पर टिकाई मुस्कुराती रही। जाहिर है तुमसे मंगनी का दुख है। एहसान ने नज़र चुराई। मुझसे मंगनी करके पछताने का जिक्र तुमने सिर्फ 2 बार किया है, लेकिन इस अंगूठी के चले जाने का जिक्र तुम 5 बार कर गए हो। आदतन ऊंचा और साफ बोल रही थी। सच सच बताओ, कितने दिन का शोक मनाया है इसके लिए? पास से गुजरते स्वेपर ने नज़र उठाकर उन दोनों को देखा। एहसान ने घबराते हुए कान की लौ खुजाई। ऐसी कोई बात नहीं तो फिर ये नज़रें चुराना, ये हकलाता लहजा, माथे पर पसीना। एहसान ने अपने माथे पर हाथ फेरा। ऐसे तो नहीं सुना रहा किसी लालच की रवादाद। चेहरा एक तरफ गिराए वो सामने बैठे मर्द को उलझा रही थी अलमीरा और उसका रोमानवी अंदाज। चेहरे के घबराते तासुरात पर काबू पाते सुर्ख और नीली जैकेट वाले मर्द ने बराह रास्त अलमीरा को देखा। सामने बैठी औरत ने आईब्रो झुकाए। मैं तुमसे शादी नहीं करूँगा। सख्त दो टोक लहजा। तुम्हें क्या लगता है बब्बा ने अपनी खुशी से तुम्हें मेरे साथ
मुसल्लित किया है? नहीं, वो मुझे सबक सिखा रहे थे। मैं अभी जाकर माफ़ी मांगूंगा। वो तुम्हें इस किस्से में से ऐसे निकालेंगे जैसे दूध में से मक्खी। अलमीरा ने बेफिक्री से सामने रखे चश्मे उठाए और उन्हें बुलंद किया। शीशे की बुलंद बुलंद वबांग दीवार से आती रोशनी उसी के चश्मों से आर पार हुई। मैं तो तुम्हारी इज्जत बचा रहा हूँ। चुपचाप कॉल करके बोल दो कि तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती। बस किस्सा खत्म। तुम्हें बब्बा बाद में जलील नहीं करेंगे। पर्स में से रुमाल निकाल कर चश्मों पर लगी धूल साफ की। एहसान बहुत गौर से उसके तमाम कार्रवाई देख रहा था। अपनी भूरी सनग्लासेस साफ करने के बाद उसने सलीके से भूरे बालों में टिका दी। तुम तो अभी भी पूरी तरह मर्द नहीं बन सके। ऐनक लगाने के बाद बाल लहराए। क्या बकवास। मैंने सोचा था कि इस मंगनी को तोड़ने जब तुम खुद जाकर अपने बब्बा से सीना ठोक कर बोलोगे तो वो खुश होंगे कि हाय मेरा बेटा फाइनली अपनी ज़िंदगी को लेकर सीरियस हो गया है। मगर अफसोस तुम आज भी आधे मर्द हो। गोद में हाथ एक दूसरे पर धरे थे। गर्दन एक तरफ को तिरछी थी। कमर यूं सीधी थी जैसे सरिया फिट हो। अलमीरा, मैं तुम्हें वॉर्न कर रहा हूँ। एहसान ने उंगली उठाई। मगर वो अलमीरा भी क्या जो किसी की बर्दाश्त की कदर कर ले। मैं ये मंगनी एक ही शर्त पर तोड़ूंगी। फौरन से पैंतरा और अंदाज बदला। मिस्री मर्द की आंखें छोटी हुई। कैसी शर्त? मैं खामोशी से पीछे हो जाऊंगी। तुम अपने बब्बा से कह देना। अलमीरा नहीं मानी मगर बालों में हाथ फेरा। रोशनी में हीरा चमका। मैं ये अंगूठी में तुम्हें नहीं दूंगी। एहसान उछलकर अपनी जगह से 4 कदम आगे आया। क्या मतलब नहीं दोगी? इधर वापस करो, बस बहुत हो गया। उसका सब्र यहीं तक था। चीखते हुए हथेली आगे बढ़ाई। करीब से गुजरती लाइब्रेरियन ने एहसान को आहिस्ता बोलने का इशारा किया। अलमीरा अभी भी नफासत से बालों में हाथ फेर रही थी। हीरे की चमक एहसान की आंखों में चुभी बेबसी का अक्स दिखा रही थी। सोच लो, जो लड़की तुमसे हंगामी मंगनी कर सकती है उसके लिए हंगामी शादी कोई मुश्किल काम नहीं। एहसान की खाली हथेली यूं ही फैली थी। हीरे में उसका चेहरा नजर आया। मजबूर गुसीली निगाहें। तुम्हारी ये जिद मेरा एक झूठ हम दोनों के कनचाहे रिश्ते में बांध सकती है। सियाह बालों वाले मर्द ने हीरे से नजरें हटाई तो सामने उस हीरे की मालकिन का चेहरा आया। वो सोच में पड़ गया, लेकिन उसके इरादे फिर भी न डगमगाए। मुझे तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना। मेरी अंगूठी दो इधर और मंगनी तोड़ो। मेज़ के अतराफ में हाथ रखते वो हल्का सा झुकी। लेकिन तुमने तो कहा था एक अंगूठी ये फैसला नहीं कर सकती कि मैं तुम्हारी मंगेतर हूँ भी या नहीं। तो फिर अगर ये अंगूठी भी चली जाए तो मतलब मैं तुम्हारी मंगेतर रहूँगी। बालों को धीरे से कान के पीछे अड़सा। वो दोबारा किसी आबशार की तरह चेहरे पर फिसल गए। मुझे तुमसे छुटकारा चाहिए। अल्फाज को चबाकर अदा किया। हाँ तो छोड़ दो मुझे। खटक खनकती हंसी महफूज तासुरात। और मेरी अंगूठी? इस वक्त वो कोई 5 साल का बच्चा लग रहा था जो एक नई सी टॉफ़ी के पीछे रो रहा हो। मगर तुम्हें तो मुझसे जान छुड़ानी है और वो उस बच्चे को खुश करती एक परी। अंगूठी के होते हुए मेरी तुमसे जान कैसे छूटेगी? 5 साल के बच्चे ने जिद की। लेकिन एक अंगूठी तो हमारा ताल्लुक तयन नहीं कर सकती। परी की आंखों का भूरापन गहरा हुआ। बालों के किनारे को उंगली पर लपेटते यूं लगता था वो कोई गीत सुना रही हो। परस्तान तक पहुंचाता मीठा गीत। आखिर क्या है इस अंगूठी में? बच्चा वावेला मचाता हार मान चुका था। वो जिद्दी था। सामने मौजूद परी ढीठ। यूं ही उंगलियों पर लपेटे बाल, आंखों में पड़ती रोशनी और सरिये से जुड़ी कमर के साथ मुस्कुराई। परस्तान पहुंचने पर बच्चे को दिखाई जाने वाली पहली मुस्कुराहट। तुम्हारी जान। सूर था यह मौत का ऐलान। रगों में गर्दिश करता खून रुका। कानों में पड़ती आवाज़ें गायब हुई। दुनिया देखती आंखें थम गई। आसपास सब सुन हो गया। वक्त ने हरकत छोड़ दी। परस्तान के बीच खड़ा वो मर्द सामने बैठी गीत सुनाती इस परी को देखते एक शहर में था। ऐसा शहर जिससे ना वो हिल पा रहा था न नजरें मोड़ पा रहा था। वो परी मुस्कुराई। आंखों के बैरूनी किनारों पर सिलवटें नमूदार हुई। परस्तान में खुशामदीद। लेकिन क्या परियां भी इतनी लालची होती है? सूरज की रोशनी ब्लूथीका के शीशे से बनाई दीवार से टकरा रही थी। सुनहरी किरणें आहिस्ता आहिस्ता पूरी लाइब्रेरी में फैल चुकी थी। लोग अब काफ़ी तादाद में वहाँ मौजूद थे। आसपास रीडिंग रूम्स मसरूफ़। लैपटॉप की खटपट में मज़ीद उंगलियों का इजाफा हो गया। स्वेपर के झाड़ू मारने की आवाज़ धीरे से आ रही थी।
बूढ़े अरबी स्वेपर ने सर उठाया। उसके चेहरे की तासुरात कुछ खासे अच्छे न थे। गंदी गंदी शक्लें बनाता वो दूर मेज़ को देख रहा था। किताबों की शक्ल का बना वो मेज़ किताबों से ही खाली था। आमने सामने दो स्टूल लगे थे। 1 घंटा पहले वहाँ 2 लोग मौजूद थे, मगर अब वहाँ सिर्फ वही थे। परस्तान की लालची परी टक। पिस्ते के छिलके जुदा हुए और दरमियान से एक सब्ज जामनी सा बीज बाहर आया। छिलकों को मेज़ पर फैलाए सफ़ेद कपड़े पर फेंक दिए। पिस्ता खाता उसका मुंह हिल रहा था। बालों को लहराकर चेहरे पर से आने से हटाया गया, मगर वो भी अलमीरा के बाल थे। उसकी बर्दाश्त आजमाते वो दोबारा चेहरे के अतराफ में फैल गए। एहसान चला गया और जाते जाते उस पर एक एहसान कर गया था। चलो एक काम करते हैं। फिजा में उसकी पुरशौक आवाज़ फैली। वो अब कुछ देर पहले वाला मंजर जहन में दोहरा रही थी। तुम्हें मुझसे छुटकारा चाहिए और मुझे ये अंगूठी चाहिए। 1 हफ्ता तुमने मुझे नज़रअंदाज किया, अब 1 हफ्ता मेरे करने की बारी है। मुखालिफ शख्स ने इख्तलाफ करने के लिए मुँह खोला। मलिका ने हाथ उठाकर उसे खामोश करवा दिया। पूरे 1 हफ्ते बाद यही तुम्हें तुम्हारी अमानत वापस मिल जाएगी। अगर मंजूर है तो हाँ, नहीं तो टाटा बाय बाय, अंगूठी मेरी। एहसान बिन नौफिल इतना तो जानता था वो इस औरत पर ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। ज़बरदस्ती तो क्या, वो उस औरत पर भरोसा तक नहीं कर सकता। मगर आजमाने में क्या जाता है। अलमीरा इनायत। मोहसिन के गोल होंठ खुद ब खुद मुस्कुराहट में ढल गए। जहन हाल में लौट आया। एक और पिस्ता तोड़ा, छिलके उतारे, आहिस्ता से बीज ज़बान पर रखा और आंखें उठाई। उनका सब्ज रंग गहरा था। वहाँ ना कोई मुस्कुराहट थी, ना कोई खुशी। वहाँ तपिश थी, नफरत थी। किसी के सामने खुद को गिराने का गुस्सा। और वो किसी भी कौन? एक मर्द। उसने खुद को एक मर्द के सामने गिराया था, एक हीरे के लिए। उसने आधा घंटा बैठकर एक मर्द को बर्दाश्त किया था। उसकी आंखों में कुछ ऐसा जहर था जो अगर कोई भाप लेता तो पनाह मांगता। ये तो तय था अलमीरा इनायत मोहसिन जान से हाथ दो बैठेगी, मगर उस अंगूठी का पीछा मरकर भी नहीं छोड़ेगी। जो पा लिया वो उसका हो गया। वापसी का लफ्ज़ उसकी लुगत में नहीं था। अलमीरा ने नज़रें झुका ली। दोबारा से एक पिस्ता उठाया। उस पर लगे छोटे से कट पर दोनों अंगूठे के नाखून रखे और फिर पूरी शिद्दत के साथ नाखूनों को अंदर पिस्ते में गाड़ दिया। छिलके में मौजूद 2 सब्ज टुकड़े जुदा हुए। हथेली में उनको दबाते उसने आंखें बंद कर ली, गहरा सांस लिया और अब जब उन्हें खोला तो आंखें बदल चुकी थीं। नफरत, गुस्सा गायब, मुस्कुराहट, खुशी आया। उसने हथेली खोलकर टुकड़ों को गिराया, दूसरा हाथ हवा में बुलंद किया। रोशनी की एक बड़ी सी किरण उसके हाथ पर आकर ठहर गई। हीरा चमका, उसके अंदर तक सरशारी की लहर दौड़ी। कुदरत ने सारा हुस्न उसकी उंगली में ही बसा दिया था। हीरे को होठों तक लाते उसने हल्की सी सांस खारिज की। अपने पैसे के लिए वो मर नहीं सकती थी, मगर मार, हाँ, ये वो बखूबी कर सकती थी। दूर खड़ा स्वेपर नापसंदीदगी से इस औरत को देखता रहा। लालची कहीं की। बाप मुहाफिज। ये मरकज़ी काहिरा शहर से थोड़ा बाहर निकलकर इलाका था। रेगिस्तान की धूल और खजूर के दरख्त इस पक्की कुशादा सड़क के अतराफ में बने थे। दूर दूर तक या तो नाइल का दरिया और रेगिस्तान नज़र आएंगे या फिर ज़ेर तामीर इमारात। इसी सड़क पर एक धूल उड़ाती हुई गाड़ी जन से आगे बढ़ गई। पीछे धूप की हिद्दत और रेगिस्तान की मिट्टी में लिपटा अलसकर रह गया। आफवान, आपका शुक्रिया। काउंटर पर खड़ी हिजाबी लड़की ने मिठाई का डब्बा पकड़ते कहा, दोबारा ज़रूर आइएगा। रैक्स में सजाई गई अलग अलग रंगों और अशकलात की मिठाइयाँ मसनूई रोशनियों में चमक रही थी। अलसक्र का लोगो पहने उसकी सियाह शर्ट की दहान पर उसके नाम का बैज भी लग गया था। टोपी को खसका कर थोड़ा सा नीचे करते कैशियर लड़की ने इधर उधर नजरें दौड़ाई थी। मरमरी फर्श पर बनी ये छोटी सी दुकान साफ सुथरी सी थी। उस लड़की ने एसी के साथ लगे कमरे को एक नज़र देखा, फिर अपने सामने खुले कैश के डब्बे को। थोड़ी सी चोरी से क्या होता है, वो वहाँ अकेली थी। उसके साथ खड़ी दूसरी कैशियर फिलहाल के लिए दुकान के पिछले हिस्से में गई थी। पैसे निकालते उसने फ़ौरन से डब्बा बंद किया और उन्हें कुछ यूँ करके पैंट की जेब में डाला जैसे पैंट ऊपर कर रही हो। ये दुकान बाहर से खामोश थी और अंदर से साफ, सिवाय इस कमरे के। एसी के बिल्कुल एक कोने में छोटा सा दरवाज़ा बना था। आओ इस दरवाजे को पार करते दुकान के पिछले हिस्से में जाते हैं और तस्वीर का दूसरा रुख देखते हैं।
तेज तेज हाथ चलाओ, पूरा दिन नहीं है मेरे पास। सुर्ख नाखून वाले हाथ, आसमानी रंग का खुला सा काफ्तान और सफ़ेद बालों में ऐनक लगाए वो नाजिया थी अलसक्र की मालकिन। मुख्तलिफ मिठाइयों की मीठी खुशबुएं आपस में घुल मिलकर सरदर्द का बाज बन रही थी। खुद इस औरत ने हाथ में पंखा संभाल रखा था और इन लड़कियों से गर्मी में काम करा रही थी। सीलिंग ज़दा गंदी दीवारें, बेतहाशा मिकदार में लगे बल्ब और एक दीवार के ऊपरी खाने में नस्ब चार एग्जॉस्ट फैन कमरे की घुटन में मज़ीद इजाफा कर रहे थे। ये इधर रखो। चॉकलेट समोसा का थाल संभालती एक लड़की की तरफ इशारा किया। हुक्म की तकमील करती वो सियाह टी शर्ट वाली लड़की आगे आई और थाल डब्बे बंद करते ग्रोह के साथ रख दिया। मिठाइयों को डब्बे में डालते, उन पर अलसक्र का टैग लगाते, टेप से सील करते और आगे देते जाते। इसको ऐसे नहीं करते। टूटी फूटी अंग्रेजी में काम करती एक पिस्ता कद और करखत तासुरात वाली औरत ने साथ खड़ी लंबी लड़की से कहा। लड़की का लोगो लगाता हाथ रुक गया। लंबी लड़की की नीली आंखों में सवाल था। हाथों पर प्लास्टिक के सस्ते दास्ताने थे और बालों को प्लास्टिक ही की टोपी में कैद कर रखा था। पिस्ता कद वाली औरत आगे आई और उसके हाथ से लोगो तकरीबन झपटा। नीली आंखों वाली लड़की को बुरा लगा, बहुत बुरा। 1 हफ्ता हो गया था उसे यहाँ नौकरी करते। मजाल हो जो किसी के मिजाज मिल जाए। इतनी अकड़, वो भी हलवाई होने पर। अगला ऑर्डर तैयार है नाजिया जी। तेल के बड़े से थाल के सामने खड़ी औरत ने नारा लगाया। दुकान बाहर से जितनी छोटी लगती थी अंदर से उतनी ही बड़ी थी। बाहर से जितनी साफ और जदीद थी अंदर से उतनी ही नापाक और पुस्ता थी। यहाँ पूरा दिन यही चलता रहता था। मिठाइयाँ आई गई, बंद हो गई, आगे चली जाएगी। बदबू, पसीना आएगा, जिस्म के साथ चिपकेगा और इंसान को बेजार कर जाएगा। उसके शीरत से लबरेज दास्ताने आपस में चिपक रहे थे। काम करना सीख लो गुलजान जी, लोगो लगाने के बाद कहा। करखत चेहरा शायद ही कभी खिलखिलाया होगा। गुल मसनूई सा मुस्कुराई। बातें मत करो, हाथ चलाओ, एक और ऑर्डर आया है। हैंडफैन की स्पीड बढ़ाते मालकिन ने ऊंची आवाज़ में कहा। गुल को ज़बान तो समझ न आई, अलबत्ता अंदाज से इतना तो यकीनी था कोई हुक्म आया है। लड़कियों ने हाथों की रफ्तार तेज़ कर दी। थाल आते, मिठाई ठंडी होती और अलसक्र के डब्बों में बंद होकर आगे निकल जाती। बादाम से सजी थाल उठाते तुर्क लड़की ने एक नज़र में पूरी दुकान का जायज़ा लिया। हफ्ता हो गया है यहाँ, कुछ ऐसा वैसा नहीं हुआ। क्या ज़ुबैर की बातें और जो उसने बैठकर मालूमात इकट्ठी की थी, क्या वो सब जाली है? नज़रें काम पर रखो, करखत चेहरे वाली औरत ने उसे टोका। समझ दोबारा ना आई और सच शुक्र है कि नहीं आई। ज़बरदस्ती का मुस्कुराते हुए आगे बढ़ गई। एक दफ़ा वो इस दुकान की असलियत जान जाए, सबसे पहले इस औरत को जेल करवाएगी। दूसरी तरफ धूल उड़ाती गाड़ियाँ, खजूर के दरख्त, नायल का दरिया सब्ज धूप में झुलसती इस इमारत के आसपास थे। काउंटर पर खड़ी लड़की आगे आई और दुकान के शीशे वाले दरवाजे पर लगा ओपन का साइन उलटते क्लोज को लगा दिया। पूरे दिन में ये एक वाहिद वक्त था जब अंदर काम करने वाले लोगों को कुछ सुकून का सांस मैसर होता था। एग्जॉस्ट फैन अपनी पूरी स्पीड से रवा थे। कुछ वक्त के लिए तेल के इन थालों में खामोशी थी। टोलियों की सूरत में बैठी लड़कियां दोपहर का खाना नौश कर रही थीं। ऐसे में एक ग्रोह में गुल भी बैठी थी, मगर सिर्फ बैठी ही थी। उसके साथ मौजूद बाकी 3 लड़कियां आपस में अरबी में लगी थी। वो बेचारी ना समझ पाती ना समझा पाती। पराए मुल्क की पराई बोली। वो हफ्ता पहले यहाँ सोच कर आई थी कि वेटर्स के बहाने वो अलसक्र का राज जानेगी और सारे सबूत इकट्ठा करके इंटरनेशनल मीडिया को दे देगी। यूँ वो एक सेलिब्रिटी बनेगी, लोग उस पर किताबें लिखेंगे, मूवीज़ बनाएंगे, गुलजान के इंटरव्यूज़ होंगे। मगर धत तेरी की, सब ख्वाब जागती आंखों में सो गए। पहले दिन ही आकर उसे पीछे लोगों लगाने वालों के साथ काम पर लगा दिया गया। अपने नौज़ेदा ख्वाबों की बिखरी कुर्चियाँ समेटते उसको समझ नहीं आया इतनी बुरी किस्मत पर मातम मनाए या अपनी खुशफहमियों और जल्दबाजी पर हंसे। अपने फ़ोन पर इंस्टाग्राम ऑन किए वो फालतू में रील्स देखे जा रही थी। अजीब लड़की थी, एक रील पूरी होती नहीं थी उंगली फेर देती। साफ जाहिर था वो बोर हो रही थी। इससे तो बेहतर था शीरा और चीनी से खेलकर मिठाई बनाती रहती। ऐनक को दुरुस्त करते वो अपनी छोटी सी कुर्सी पर मज़ीद पीछे हुई। रील्स स्क्रॉल करते फ़ोन पर एक मैसेज आया। ज़रा सी नज़र भेजने वाले के नाम पर डाली। झटका सा
झटका था या 100 वोल्ट का करंट जो वो कमान से निकले तीर की तरह उछली थी। तीनों लड़कियों ने घबराकर उसे देखा, लेकिन इस वक्त तक गुल के अंदर एक रोबोटिक ताकत आ चुकी थी। आज उसे कोई रोक कर तो दिखाए। फौरन से मैसेज भेजने वाले को कॉल की और एक कोने में जाकर खड़ी हो गई। खामोश थालों के पास बदबूदार कोना। लड़कियों ने उसे अजीब सी शक्ल बनाकर देखा। पता लगाया समीन का? पता लगाया समीन का? अंग्रेजी में सवाल। आंखों में सितारों जैसी चमक लिए पुरजोश थी। दूसरी तरफ बैठे बेजार से डिटेक्टिव ने कान में छोटी उंगली डाली। मैंने तुम्हारे कहने पर देखी है वो लिस्ट। तो वो जो टूटी अंग्रेजी में सोच कर बोल रहा था। गुल ने उसकी बात काटी। ऐन मुमकिन है 2 महीने पहले वो इसी क्रूज में हो। गुल का जोश मांद हुआ। मगर वो तो 3 महीने से गायब है। डिटेक्टिव गिरते गिरते बचा। झूठ तो सही से बोल ले। हाँ तो 2 महीने पहले गई थी ना। डिटेक्टिव मैं हूँ या तुम? फ़ोन कान से हटाकर गुल ने उसे हथेली समेत हाथ की 5 उंगलियां भी दिखाई और फौरन दोबारा कान से लगा लिया। क्या आपको यकीन है यास्मीन वहीं गई होगी? मीठे से लहजे में खदशा। डिटेक्टिव मैं हूँ या तुम? गुल ने बाकायदा आंखें घुमाई। कुछ देर के लिए तो वो जैसे सर के पीछे छुपे हिस्से में अटक ही गई थी। खैर मेरे पैसे, जमाई रुकते कहा। आप मुझे लिस्ट भेज दें, मैं देख लूँगी आगे। पहले पैसे फिर लिस्ट। सामने रखे कहवा का लंबा सा घूंट भरा। आवाज़ गुल के फ़ोन से बाहर निकली। उसकी बाईं आंख गुस्से से फड़क रही थी। एक तो तुमने काम सही नहीं किया, ऊपर से तुम मेरी बात नहीं सुन रहे। पैसे क्या तुम्हारे सांस लेने या जमाई रोकने के दूँ? दिमाग में अपने जुमलों को तरतीब देते उसने गहरी सांस ली। ठीक है, दे दूंगी पैसे। लानत हो तुम पर गुलजान, यहीं पिटती रहना सबसे। शिकस्ता कंधों से उसने फ़ोन कान से हटाया, हाथ पहलू में गिरा लिए और नीली आंखों में उदासी तर आई। ऐनक उतारते उसने चेहरे पर हाथ फेरा। दूर बैठी लड़कियां आपस में खुसर पुसर कर रही थी, लेकिन उसकी किस्मत अच्छी थी, उसे कहाँ कुछ समझ आना था। गुलजान हार रही थी, वो कभी नहीं हारती थी, तो आज कैसे हार जाए? वो अपनी बहनों की गुल थी, उनका सहारा। वो टूटने तक लड़ेगी। ऐनक दोबारा नाक पर टिकाते खुद को संभाला और फ़ोन अनलॉक किया। उंगली बैंक के ऐप तक गई। उसे पैसे ट्रांसफ़र करने थे। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में उसने अपना अकाउंट नंबर डाला, फिर डिटेक्टिव का अकाउंट नंबर डाला। स्क्रॉल करती नीचे आई और अमाउंट को क्लिक किया। वो हिंद से दबाती गई, मगर स्क्रीन पर वो अमाउंट 0 ही रही। आंखें छोटी हुई, दोबारा से हिंद से दबाए, लेकिन अमाउंट अभी भी नहीं उभरी। क्या वो इतनी कंगाल हो चुकी थी? पीछे जाते उसने अपना टोटल बैंक बैलेंस देखा। 0। एक बड़ा सा ज़ीरो उसको मुंह चिढ़ा रहा था। गुलजान के कदमों तले ज़मीन निकली। गिरते गिरते संभली। खौफ की वो एक पहली लहर जिससे सीने में दर्द उठता है। गुल को इस लहर समेत बेशुमार लहरें बदन के हिस्से में उठती महसूस हुई। उसे लगा वो अभी मर जाएगी। क्या रातों रात उसका अकाउंट हैक हो गया था? क्या अब वो सड़क पर आ गई थी? क्या अब उसे हलवाई बनकर रहना था? 2 मिनट में 20 ख्यालात तसव्वुर कर लिए। झट से व्हाट्सएप खोला। हर मुश्किल सूरत हाल में इंसान उस शख्स को पुकारता है जिसके अप्रूवल पर वो चलता है। उस शख्स के बस 2 हौसलामंद अल्फाज डूबे हुए को तिनके का सहारा देते हैं। बड़ी बहन नरगिस जान को चैट खोली। ये नंबर यूँ इसलिए सेव थे कि किसी दिन अगर वो सब भूल गई तो उसे याद हो कौन क्या था। क्या करे, ओवर थिंकिंग इंसान को गधा बना देती है। कॉल मिलाई, बेल जा रही थी, मगर कोई उठा नहीं रहा था। गुल का दिल समेत गुर्दा फेफड़ा सब डूबने लगा। फ़ोन उठाओ आबला, प्लीज़ फ़ोन उठाओ। उसकी आंखें गीली हो रही थी, चश्मे के पार दुनिया धुंधली होने लगी। नरगिस ने फ़ोन ना उठाया। गुल ने रो देना था। घबराते हुए उसको नहीं मालूम था वो कहाँ हाथ मार रही है। सीधा बैंक का ऐप खुला और कॉन्टैक्ट का ऑप्शन दब गया। दूसरी बेल पर ही जवाब मिला था। हेलो मिस, हाउ मे आई हेल्प यू? मौदिब लहजा मर्दाना आवाज़। मेरा अकाउंट खाली है। गीला लहजा जनाना आवाज़। एक्सक्यूज़ मी। गुल ने ज़बान दांतों तले दबाई। गुल बक मत बोलो। मेरे अकाउंट में बैलेंस 0 शो हो रहा है। मुझे यकीन है कोई इशू है। वो अपने आंसुओं को काबू किए हुए थी। कम से कम किसी गैर के सामने तो गुल नहीं रो सकती। अकाउंट नंबर बताइएगा, गुल ने झट से बताया। दूसरी जानिब थोड़ी खामोशी के बाद आवाज़ आई। माफ़ कीजिएगा मैम, लेकिन आपका अकाउंट हकीकतन खाली है। क्या इसका सारा वज़न उसके कदमों ने उठाया हुआ था? वो बेयकीनी और गम के दरमियान के पुल पर
पुल पर खड़ी थी। जी बिल्कुल, कोई इशू नहीं। आपकी सबसे आखिरी ट्रांजैक्शन हफ्ता पहले की है। क्या आप मुझे अकाउंट बता सकते हैं? ये उसकी अपनी आवाज़ न थी, उसमें वो बहादुरी और पुख्तगी और वो कुछ कर दिखाने का अज़म नहीं था। मजबूती से फ़ोन दोनों हाथों में दबाए वो झुकी हुई गर्दन से अपने परेशान चेहरे को वहाँ मौजूद बाकी लड़कियों से छुपाई हुई थी। नरगिस जान के नाम से अकाउंट होल्डर है कोई? गुल नहीं जानती थी अचानक से क्या हुआ था, कैसे उसकी गर्दन फौरन से सीधी हुई। खुश्क गला तर हुआ, आंखों में बेयकीनी और रगों में दौड़ते खून ने जोश पकड़ा। उसकी बहन ने उसका अकाउंट खाली कर दिया और बताया भी नहीं, बल्कि बदतर उसकी बहन ने बगैर इजाज़त के पैसे निकाले और पूछा भी नहीं। उसका वजूद गुस्से से निकल कर गुस्सा किए पुल पर खड़ा हुआ, कॉल काटी और झट से नरगिस को कॉल की। बेल जा जाकर उसे सफ़ेद झंडी दिखाते लौट आई, मगर वो भी गुल थी। कॉल पर कॉल करेगी, मैसेज पर मैसेज करेगी, कॉल पर कॉल करेगी, मैसेज पर मैसेज करेगी। कुछ ना बन पाया तो कबूतर के साथ चिट्ठी बांध कर तुर्की भेज देगी, मगर जवाब सुने बगैर नहीं बख्शेगी। अब इसके आगे की कहानी मैं आपको अगले वीडियो में सुनाती हूँ। ये वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगले वीडियो में अगले हफ्ते। तब तक के लिए कहानी को एंजॉय करें। जो पार्ट्स आपसे मिस हो चुके हैं या आपने नहीं सुने या आप भूल गए, तो आप प्लेलिस्ट पर जाकर सुन सकते हैं। नावल बड़ा इंटरेस्टिंग है, ऑनगोइंग है, अब तक कंप्लीट नहीं है, इसलिए वीकली एपिसोड ही मिलते रहेंगे। तो अपना ढेर सारा ख्याल रखें, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना खूब सारा ख्याल रखें, मुझे भी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।